ईरान के वाइस प्रेसिडेंट रजा आरिफ का बड़ा ऐलान, इजराइल से कभी भी जंग छिड़ सकती है, बोले ये टेम्परेरी शांति। ईरान का ऐलान, एक और जंग होगा फिर कभी नहीं होगा। अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा में सीज फायर को लेकर बड़ी खबर, प्रस्ताव को हमास ने कर लिया एक्सेप्ट, क्या इजराइल मानेंगे बात, जानेंगे समझौते में क्या क्या है शामिल। और इसी के साथ आपको बताएंगे अमेरिका साउथ कोरिया युद्ध अभ्यास शुरू होने के बाद किम जोंग का परमाणु हथियार को लेकर डराने वाला ऐलान, सीधा ट्रंप को चेतावनी। और इसी के साथ रूस, यूक्रेन और नाटो को लेकर बड़ी खबरें हैं, तो सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ ने सोमवार को कहा कि इजराइल के साथ जंग कभी भी शुरू हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि जून के आखिर से जो सीज फायर चल रहा है वो कोई आधिकारिक समझौता नहीं, बल्कि बस टेम्परेरी तौर पर लड़ाई रुकी हुई है। तेहरान में एकेडमिक्स से मुलाकात के दौरान आरिफ ने कहा, हमें हर वक्त टकराव के लिए तैयार रहना होगा। अभी तो हम सीज फायर में भी नहीं है, बस लड़ाई रुकी है। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट आरिफ का बयान उस समय आया जब एक दिन पहले यहिया रहम सफवी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी के मिलिट्री एडवाइजर और रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर है, उन्होंने कहा कि ईरान सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। सफवी ने कहा, यह असली सीज फायर नहीं है, ये जंग का ही एक दौर है, ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई लिखित समझौता अमेरिका या इजराइल के साथ। उन्होंने और आगे कहा, मेरा मानना है कि एक और जंग हो सकती है और उसके बाद शायद कोई और जंग ना बचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका और जायोनिस्ट यानी इजराइल कहते हैं कि ताकत से शांति आती है, तो फिर ईरान को भी ताकतवर होना पड़ेगा, वरना इस सिस्टम में कमज़ोर कुचल दिए जाते हैं। इसके लिए उन्होंने ईरान को अपने मिसाइल, ड्रोन और साइबर सिस्टम और मजबूत करने की बात कही। गौरतलब है कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर सीधा युद्ध छेड़ा था, जिसमें न्यूक्लियर, मिलिट्री और सिविल साइट्स को निशाना बनाया गया। इस हमले में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें न्यूक्लियर और मिलिट्री साइंटिस्ट और कई कमांडर शामिल थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि हमास ने मध्यस्थों द्वारा रखे गए समझौते के प्रपोजल पर पॉजिटिव जवाब दिया है। अब गेंद पूरी तरह से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के पाले में है कि वो हाँ कहते हैं या ना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने किसी तरह की नई शर्त नहीं जोड़ी, जिससे समझौते का रास्ता खुल गया है। इस समझौते में 60 दिन की जंग बंदी, 10 जिंदा कैदियों और 18 बॉडीज की रिहाई, इंसानी मदद की सप्लाई और आगे की भी बातचीत जारी रखने की बात शामिल है। हालांकि हमास के नेता ने साफ कह दिया कि इसमें हथियार छोड़ने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग इसे आंशिक समझौता कह रहे हैं, तो कुछ इसे चरणबद्ध और बड़ा एग्रीमेंट मान रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली चैनल 13 के एनालिस्ट ने कहा कि हमास ने लचीलापन दिखाया है, अब फैसला इजरायल को करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू की सरकार वाकई में इस डील को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। दरअसल नेतन्याहू पहले कई बार कह चुके हैं कि वो आंशिक सौदे नहीं करेंगे और तब तक कैदियों की वापसी नहीं होगी जब तक हमास को हराया ना जाए। वहीं कई सैनिकों और कैदियों के घर वाले सरकार पर गुस्सा जता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार सिर्फ जंग पर अड़ी रही तो रोज रोज और परिवारों के दरवाजे पर मौत की खबर पहुंचती रहेगी। उनकी मांग है कि इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए डील को तुरंत स्वीकार किया जाए। मीडिया में यह भी दिखाया गया कि नेतन्याहू पहले ही एक प्रस्ताव को ठीक कह चुके थे और बस हमास की मंजूरी का इंतजार था, जो अब मिल चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार के भीतर ही मतभेद है। दक्षिणपंथी मंत्री जैसे इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री स्मोट्रिच इस डील के खिलाफ है। उनका कहना है कि बिना हमास को हराए कोई समझौता मंजूर नहीं। वो यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो सरकार से बाहर हो सकते हैं। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि ये धमकियां इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू पर दबाव जरूर बढ़ा रही है। इसी बीच कई कैदियों के परिजन बोल रहे हैं कि नेतन्याहू पहले भी कई डील्स को बिगाड़ चुके हैं और अब और समय बर्बाद ना किया जाए। यहाँ तक कि एक कैदी की सेहत की बिगड़ती हालत की खबर भी इजरायली चैनलों पर आई, जिससे सरकार पर तुरंत फैसले का दबाव और बढ़ गया है। इजरायल के हालात पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का कहना है कि इस वक्त नेतन्याहू की सरकार आंशिक समझौते की तरफ झुक रही है। इसकी कई बड़ी वजह है। सरकार के अंदर मतभेद,
हरेदी यहूदियों को सैन्य सेवा से छूट मिलने वाली पॉलिसी और सैनिकों की कमी और थके हुए सैनिक और भी इनके अलावा कुछ कारण हैं। इसलिए नेतन्याहू सरकार भी चाहती है कि कुछ समय के लिए ही सही लेकिन समझौता हो जाए तो बेहतर है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जैसे कि एक तरफ दक्षिण कोरिया में अमेरिका और दक्षिण कोरिया वार ड्रिल शुरू किया है, दूसरी तरफ किम जोंग यानी उत्तर कोरियाई नेता भड़क गए। दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग फिर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हालात ऐसे हैं कि उनके देश को तेजी से अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाना होगा। किम ने साफ कहा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया की साझा सैन्य कवायद असल में युद्ध की तैयारी है। उन्होंने इन ड्रिल्स को सीधे धमकी और दुश्मनी का सबूत बताया। दरअसल इस हफ्ते सियोल और वाशिंगटन ने अपनी वार्षिक सैन्य कवायद शुरू की है। नाम है ओल्ची फ्रीडम शील्ड। इसमें 18,000 से ज़्यादा दक्षिण कोरियाई सैनिक और अमेरिकी मरीन शामिल हैं। मकसद उत्तर कोरिया से आने वाले बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों का सामना करना। उत्तर कोरिया हमेशा इन ड्रिल्स का विरोध करता रहा है और इन्हें आक्रमण की तैयारी बताता है। अक्सर वो इसका जवाब मिसाइल टेस्ट या हथियारों के प्रदर्शन से देता है। इस बार भी किम ने चेतावनी दी, सुरक्षा का माहौल ऐसा है कि हमें जल्दी से जल्दी परमाणु ताकत बढ़ानी होगी, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नई कवायद में भी परमाणु तत्व यानी न्यूक्लियर एलिमेंट भी शामिल है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का कहना है कि ये ड्रिल से सिर्फ डिफेंस के लिए है, हमला करने के लिए नहीं। हालांकि सेना का कहना है कि इस बार अभ्यास का दायरा पिछले साल जैसा ही रहेगा, लेकिन लगभग आधे से ज़्यादा फील्ड अभ्यास को सितंबर तक टाल दिया गया है। वजह यह है कि दक्षिण कोरिया इस समय अपनी उत्तर कोरिया के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले इसी महीने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जाई म्यूंग ने कहा था कि वो उत्तर कोरिया के राजनीतिक सिस्टम का सम्मान करेंगे और दोनों देशों के बीच फौजी भरोसा यानी मिलिट्री ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्योंगयांग ने साफ कह दिया है कि उसे सियोल के साथ रिश्ते सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर फिर से बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक सोमवार रात रूस ने 270 ड्रोन और 10 मिसाइलें दागी, जिनमें से 230 ड्रोन और 6 मिसाइलों को मार गिराया गया। इसके बावजूद कई इलाकों में हमले हुए। यूक्रेन के चेरनीहिव इलाके के गवर्नर ने बताया कि सुबह हुए ड्रोन हमलों ने बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से कई जगह बिजली कट गई। रेस्क्यू और पावर डिपार्टमेंट की टीमें बिजली बहाल करने में लगी। इसी तरह पोल्तावा रीजन में भी रूस ने कई ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यहाँ की इंडस्ट्रियल सिटी क्रेमेंचुक को खास तौर पर निशाना बनाया गया। गवर्नर के मुताबिक हमले में सैकड़ों लोगों की बिजली चली गई और एक एनर्जी कंपनी की इमारतों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब वाशिंगटन में शांति वार्ता की कोशिशें जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की ताकि युद्ध खत्म करने का कोई रास्ता निकले। इससे पहले ट्रंप की मुलाकात पुतिन से भी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा है कि फिलहाल यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने का कोई मामला टेबल पर नहीं है, लेकिन 30 देशों के बीच ये चर्चा जरूर चल रही है कि कीव यानी यूक्रेन को सुरक्षा की ऐसी गारंटी दी जाए जैसे नाटो के आर्टिकल 5 में होती है। रूटे ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा, अमेरिका और कुछ देश यूक्रेन के नाटो में एंट्री के खिलाफ है, लेकिन आधिकारिक पॉलिसी ये है कि यूक्रेन की सदस्यता की राह अब पीछे नहीं मुड़ सकती। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस वक्त मुद्दा सदस्यता नहीं बल्कि गारंटी ऑफ सिक्योरिटी है, यानी अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो बाकी देश कैसे खड़े होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।